मेरी माँ ने कोठे में रहकर भी अपने लिए न सही लेकिन हमारे लिए सपने देखना नहीं छोड़ा था। माँ खुद कोठे पर काम करती रही लेकिन मुझे और अपने भाई और बहनों को हमेशा उस माहौल से बहुत दूर रखा। एक बार जब मेरी माँ मुझसे मिलने कोलकाता से मुंबई आई तो उन्होंने पूछा कि ये कंप्यूटर इंटरनेट पर कितने सारे लोगों की तस्वीरें आती रहती हैं, तूने कभी मेरी फोटो क्यों नहीं लगाई। शायद उन्हें लगा कि मैं उनसे शर्मिंदा था, इसलिए कभी उनकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर नहीं करता था। लेकिन मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। चूंकि मुझे सेल्फी लेने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा सफाई नहीं देनी पड़ी और बात टल गई। मेरी माँ ने गिन चुन के कुछ ही फोटो खिंचवाए हैं। उनकी जिंदगी का सबसे पहला फोटो शायद तब का है जब बचपन में उनकी शादी हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र 10 साल या उससे भी कम रही होगी। फोटो को देखकर ही समझ में आ जाता है कि शादी के बाद एक लंबे वक्त तक उन्हें यह भी ठीक से पता नहीं रहा होगा कि अब वे एक शादीशुदा औरत है। माँ की उस पहली फोटो में उनके बगल में एक नौजवान आदमी खड़ा है। यह फोटो इसलिए खिंचाया गया था ताकि यह साबित किया जा सके कि दोनों की शादी हुई है। लेकिन यह एक नाबालिग बच्ची के साथ शादी करने के अपराध का सबूत भी थी। इस तस्वीर में माँ की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और आंखों में एक जाना पहचाना खालीपन नजर आता है। और नजर आती है एक ऐसी बच्ची जो यह नहीं पूछ सकती कि वह यहाँ क्या कर रही है। पूछती भी किससे जब वहां कोई अपना उसके पास था ही नहीं। पुणे के कंजरभात समाज में आज भी बेटियां मुसीबत की जड़ मानी जाती है। मेरी माँ एक ऐसे परिवार में जन्मी जिसमें अनाज के दानों से ज्यादा बेटियां पैदा हो गई थी। बेटियों की यह लाइन एक बेटे की उम्मीद में लग गई थी। जब यह उम्मीद पूरी हो गई तब जाकर बच्चे बनाने वाली मशीन यानी कि मेरी नानी सांस ले सकी। जब घर में खाने को निवाला कम पड़ने लगा तो बिना सोचे समझे लड़कियों की शादी कराई जाने लगी। माँ का बनरात समाज की भाषा में दूल्हा आगरा से था। लेकिन वह अपनी नई नवेली दुल्हन को ताजमहल दिखाने वालों में से नहीं था। उसने कई सालों तक माँ को घर के कामों में खूब खटाया, खूब सताया। माँ की जिंदगी के उस दौर के बारे में चाहे कितना भी कम कहा जाए, तकलीफ उतनी ही होती है। आगरा में कुछ साल रहने के बाद जब माँ जवान हो गई तो उनकी सास ने उन्हें कोलकाता के एक कोठे पर बिठा दिया। दरअसल सास और बेटे का धंधा छोटी लड़कियों से ब्याह कर उन्हें बेचने का ही था। कोलकाता की रंगीन गलियां आगरा की काल कोठरी से ज्यादा बुरी नहीं थी। माँ की किस्मत इस मामले में अच्छी कही जा सकती है कि वे तब तक थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। कोठे पर उन्हें नाचना और गाना सिखाया गया ताकि वे मुजरा कर सके और उन्होंने मन लगाकर ये सब सीखा भी। कह सकते हैं कि उस वक्त माँ ने अपनी किस्मत से लड़ने के बजाय उसे गले लगा लिया था। एक औरत जिसने कभी स्कूल न देखा हो, जिसने अपने नाम का मतलब तक न समझा हो, वह अगर अपनी मर्जी के खिलाफ ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से निकलने का कोई सुराग तक न दिखे तो वह और क्या करेगी। फिर वहां से भागकर वह जाती भी तो कहां। शायद माँ ने समझ लिया था कि यहां से निकलने के बाद भी उसके लिए इज्जत की रोटी कमाना आसान नहीं था। क्या कंजरभात समाज खुद उसे सम्मान देकर एक नए सिरे से जीने का एक और मौका देता? और क्या लोग उसे अपने फैसले खुद करने देते? शायद बाहर ऐसा होना मुश्किल था लेकिन माँ जहां थी वहां पर उसने अपने सारे फैसले खुद किए। अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने परिवार वालों के लिए भी। माँ खुद कोठे पर काम करती रही लेकिन अपने परिवार वालों को हमेशा उस माहौल से दूर रखा। उसने अपने से छोटी बहनों को पढ़ाया, सही जगह उनकी शादी करवाकर उन्हें कोठों की जिंदगी से बचाया। यहाँ तक कि अपने छोटे भाई को जो 9 बहनों के बाद पैदा हुआ था उसे भी उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया और उसका भी घर बसाया। यह सब एक ऐसी औरत ने किया जो खुद हर तरह की खुशियों से महरूम थी। शायद इसी वजह से वह इनकी कीमत समझती थी। 1980 के दशक में हम कोलकाता के बुबाजार के कोठे में और मुंबई में कांग्रेस हाउस के कोठे में रहा करते थे। उस वक्त ये कोठे ऐसी जगहें हुआ करती थी जहां गजलें गाई जाती थीं, जहां का कत्थक नाच मशहूर हुआ करता था और जहां गुंडे मवाली कभी कभार ही शराफत से पेश आते थे। कुल मिलाकर माहौल ऐसा था जिसे अच्छा नहीं कहा जा सकता था। लेकिन मेरे लिए यह इसलिए बुरा नहीं था क्योंकि मैंने कोई और माहौल कभी देखा ही नहीं था।
दूसरों के लिए यह सोचने वाली बात हो सकती है कि एक छोटे बच्चे के लिए वह माहौल कैसा होगा जिसमें हर गलत चीज मौजूद हो लेकिन जिसे सही माना जाता हो। लेकिन मेरे लिए वह गलत कैसे हो सकता था जिसके अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं था। मेरे घर में जो भी था वह मेरे लिए स्वाभाविक था, सही या गलत नहीं। आज मेरे लिए यह कहना आसान है क्योंकि मैंने खुद को इसे समझने लायक बना लिया है। लेकिन ऐसा करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। मेरे साथ जो और बच्चे थे कोठे में वे इस बात का उदाहरण है। हालांकि सबका नसीब एक जैसा नहीं होता लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इसे खुद बनाना पड़ता है। यह शायद मैंने तब किया जब माँ ने मुझे दार्जिलिंग के एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला दिया। इस वजह से मुझे दोनों दुनियाओं को समझने की बुद्धि मिली। मैंने स्कूल में पढ़ाई की और घर पर भी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। लेकिन कोठे के ज्यादातर दूसरे बच्चों ने पढ़ाई का मौका मिलने के बावजूद ऐसा नहीं किया। घर में तबला, बाजा, घुंघरू यह सब देखते सुनते हुए कई बार मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी नाचूं गाऊं। लेकिन माँ को एक ही लौ लगी थी कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूं। मैं पढ़ाई में खास नहीं तो उतना बुरा भी नहीं था। लेकिन कॉलेज में पहुंचने तक पढ़ाई से इतना चढ़ गया था कि मार्क्स बुरे आने लगे। अच्छी बात यह थी कि तब तक खुद पर इतना विश्वास आ गया था कि कुछ न कुछ जरूर कर लूंगा। मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेता था और मुझे लिखने का शौक भी था। बचपन से मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि एक दिन एक किताब लिखूं। मेरी यह ख्वाहिश भी अब पूरी होने जा रही है। अगले महीने मेरी एक किताब पब्लिश होने जा रही है, वह भी हॉपर कॉलिंस जैसे बड़े पब्लिकेशन से। किताब से पहले भी मैंने अपने लिखने के शौक को हमेशा जिंदा रखा। कई सालों तक एक जर्नलिस्ट की नौकरी करता रहा, मिड डे, द हिंदू और स्क्रोल जैसी जगहों पर। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे 5 साल की उम्र में एक ऐसी जगह से बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया जहां से उसका खुद कहीं जा पाना संभव नहीं था। एक ऐसी भाषा में पढ़ाने का फैसला जिसने मेरे लिए सारी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। महिला दिवस के मौके पर हम और आप उस महिला को सलाम करें जिसे मैं माँ कहता हूँ और जिसका नाम मैंने अब तक आपको नहीं बताया है। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? वे एक महिला हैं, वे एक माँ है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद।